नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मौज़ूआत के हवाले से डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले लोड शेडिंग, बिजली का बहरान। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग इंतहाई बदतरीन हो गई है, बिजली का बहरान इंतहाई बदतरीन हो गया है आज पूरे मुल्क में, खासतौर पर कराची में। और कराची जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान के मौशी शहर कहलाया जाता है, वहां पे बिजनेस एक्टिविटी लोड शेडिंग होने की वजह से बिल्कुल ठप होकर रह गई है। यही वजह है कि सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी, कराची की ताजी बरादरी, वो भी आज एहतजाज पर निकली। और कराची में जगह जगह हर चंद एक मील के बाद, हर चंद फरलांग के बाद कराची में एहतजाज हो रहा था। और इतनी शदीद बुरी सूरत हाल रही आज कराची में बिजली के बहरान की कि वज़ीर आला सिंध ने अपने सूबे के वज़ीर तवानाई को हिदायत की कि जी खुदा के लिए इस मामले पे काबू पाएं, वरना कराची समेत पूरे सिंध में अमनो अमान का बहरान जो है वो खराब हो सकता है, अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है। यानी कि इतनी बुरी लोड शेडिंग हो रही है कि अमनो अमान का खदशा कराची में पैदा हो गया। ये सिर्फ कराची की सूरत हाल नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर यही सूरत हाल है। अवाम तंग आ चुके हैं बिजली के बहरान से। पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है, बिजली कल 8 रुपए महंगी की गई है मजीद, लेकिन उसके बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिल रही, अवाम को नहीं मिल रही, ताजिर बरादरी को नहीं मिल रही, स्कूलों में नहीं है, अस्पतालों में नहीं है। पंजाब के अस्पतालों की सूरत हाल आज आपके सामने आई कि वहां पे दिल के मरीज जो दिलों के अमराज के अस्पताल हैं, वहां तक पे बिजली नहीं है। तो क्या वजह है? क्या मखलूत हुकूमत इन तमाम बहरानों पे, इन तमाम मसाइल पे काबू नहीं पा रही? महंगाई रोज बरोज मजीद से मजीद बढ़ती चली जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पे पॉपुलेशन का, आवाम की आबादी का एक छोटा तबका है जो कि जाता है, बाकी जो ओपन मार्केट में महंगाई है वो अल अमान अल हफीज। यही वजह है कि इमरान खान साबिक वजीर आजम, उन्होंने आज एक बार फिर कौम से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने 2 टोक फैसला सुना दिया कि पीडीएम की मखलूत हुकूमत नाकाम हो गई है। कुछ सवालात भी उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि जी अगर महंगाई हमारी हुकूमत पीटीआई की कर रही थी और आपने उससे ज्यादा महंगाई करनी थी तो फिर आपने हमारी हुकूमत को क्यों गिराया? फिर हमें महंगाई करने देते आप और हमें आप मुर्द इल्जाम ठहराते रहते। जेन्युइन सवाल है उनका, इमरान खान का। दूसरा, इमरान खान ने कहा जी तब्दीली कहाँ है? उन्होंने कहा कि जी पीडीएम की हुकूमत आई थी मखलूत कि हम तब्दीली लेके आएंगे, इमरान खान के हुकूमत में जो मसाइल थे हम वो खत्म करेंगे, वो कहाँ है? और साथ ही इमरान खान ने इलेक्शन का, फौरी इलेक्शन का एक बार फिर मुतालबा भी कर दिया और कहा कि इसके लिए वो ग्राउंड बिल्डिंग, ग्राउंड मेकिंग एक दफा फिर कर रहे हैं, जलसे जुलूस एक दफा फिर शुरू कर रहे हैं। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में वो जलसा करेंगे। हुकूमत एज यूजुअल इसका जवाब दे रही है और बता रही है कि तब्दीली कहाँ कहाँ पे आई है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा कि जी IMF से आज हमें 2 किस्तें इकट्ठी मिलने की मंजूरी हो गई है और चंद ही दिनों में IMF की डील भी तय हो जाएगी। तो ये तब्दीली है। हुकूमत ने कहा कि इसके जरिए हम मईशत को संभाल लेंगे, डिफॉल्ट होने के खतरे से पाकिस्तान निकल गया। दूसरी तब्दीली हुकूमत के अपने अंदर वफाकी वजीर खजाना की आ रही है। मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से हुकूमत के अपने अंदर, नून लीग के अपने अंदर, और कुछ खबरों के मुताबिक नवाज शरीफ खुद भी मुतमईन नहीं है, इसीलिए इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, जो कि उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है। लेकिन उसके बाद क्या हालात बेहतर हो जाएंगे, ये वो सब सवालात हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्लस क्या पंजाब में एक नया आईनी बहरान डेवलप हो रहा है? क्या पंजाब में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन दोबारा हो सकता है? लाहौर हाई कोर्ट एक तासुर मिल रहा है कि शायद कल बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला सुनाने जा रही है। सो इस हवाले से और हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत से नाला हैं। तो ये पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है, इस पे सब सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हुकूमत की बड़ी मरकजी जमात, वहां से ज्वाइन कर रहे हैं सरकर्दा मरकजी रहनुमा है, MNA हैं अली परवेज मलिक साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की बहुत बड़ी इत्तेहादी जमात, वहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सरकर्दा मरकजी रहनुमा सेंटर हैं बहरामन तुंगी साहब। MQM से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत की इत्तेहादी है और अपना जो मुआहदा हुआ है MQM का हुकूमत के साथ, उसके हवाले से वार्निंग भी दे दी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हल ना हुए तो फिर हम कोई फैसला कर सकते हैं। तो MQM से ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हनीफ साहब, जिन्होंने ये मुआहदा ड्राफ्ट किया
हुकूमत के साथ। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। अली परवेज़ मलिक साहब, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आपकी जमात के हैं, आपकी एक बड़ी जमात है हुकूमत के हवाले से, तब्दीली कहाँ है? इमरान खान ने आज से ही जानून सवाल किया है कि जी कहाँ, यही काम आपने करना था। पेट्रोल महंगा करना है, बिजली महंगी करनी है, गैस महंगी करनी है, खाने पीने की चीजें महंगी करनी है, डॉलर कहाँ पे पहुंच गया है, IMF के पास जाना है, अवाम रुल गए हैं, कराची देखा आज आपने क्या हाल हुआ है। अगर यही काम आपने करना है, यही गवर्नेंस करनी थी, तो फिर इमरान खान को क्यों हटाया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं भी लाहौर से मुंतखब होके आज ऐवान के अंदर बैठा हुआ ना, तो मैं एक सेकंड के लिए सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, मुझे लोगों की तकलीफ का बिल्कुल एहसास है, क्योंकि मैं उन्हीं के दरमियान रहता हूं और उन्हीं के दरमियान से इलेक्ट होके। गुजारिश ये है कि मैं जो इश्यूज इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं और हुकूमत उनको हैंडल करने के लिए क्या कर रही है, उसमें आने से पहले सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि एक सेकंड के लिए इस चीज पे भी नजर दौड़ा लें कि आज जो बदहाली की सूरत हाल हमारे सामने है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। मेरे ख्याल से जब आप स्टेट बैंक के ऑफिशियल रिजर्व्स, जब ये नई हुकूमत आती है, उस वक्त अगर आप उनकी सूरत हाल देखें, तकरीबन $11 बिलियन के रिजर्व्स थे, उसमें से $10 बिलियन के मांगे टांगे के रिजर्व्स थे जो आपने अपने दोस्त ममालिक से लिए हुए थे, और वो भी सारे नथी थे कि अगर IMF का प्रोग्राम ग्रीन लाइट होगा तो आप रख सकते हैं, वरना वापस करें। जिसके अंदर आपने देखा कि चाइनीज डिपॉजिट के रोल ओवर में भी प्रॉब्लम आई, बाकी लोन्स के रोल ओवर में भी प्रॉब्लम आई। तो इस वक्त अव्वलीन तरजीह जब ये हुकूमत आई उसकी ये थी कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचा ले। और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ये एक्सप्लेन करते हुए कि जब डिफॉल्ट होती है, दिवालियापन होता है, तो अवाम को किस किस्म की तकलीफ आती है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि श्रीलंका के अंदर एक नजर दौड़ा लें और वहां पे सूरत हाल देख लें कि क्या सूरत हाल होती है। तो गुजारिश ये है कि आपने सारे का सारा ध्यान अपना IMF प्रोग्राम को रिवाइव करने पे लगाया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल उसके अलावा जिस तरह से इमरान खान साहब बारूदी सुरंगें लगा के गए थे, आप किसी भी तरह मुईशत को डिफॉल्ट से बचा सकते थे। उसके अंदर यकीनन मुश्किल फैसले करने पड़े और वो आज भी हम उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट दे रहे हैं। पर मुझे बताएं, क्या हम इस रियासत को बचा सकते थे दिवालियापन से अगर हम ये फैसले ना लेते? हम कोई खुशी से तो नहीं ले रहे ना। कोई पेट्रोल महंगा करता है तो उसको पता है कि अवाम को क्या तकलीफ आएगी। हम अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कैश ट्रांसफर के जरिए उनकी तकलीफ जिस हद तक कम हो सकती है कम कर लें। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो रोजमर्रा अशिया की चीजें हैं जिनके ऊपर गरीब आदमी की एक बिगर चंक ऑफ हिज सैलरी उन चीजों के ऊपर लगता है, उनको कुशन करने की कोशिश करें। तो हम एफर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि डिफॉल्ट से बचाना अवलीन तरजीह है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें सेकेंडरी। और मैं पब्लिक नुमाइंदा होने के बावजूद आपसे ये बात कर रहा हूं, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकती किस किस्म की तकलीफ आती। अब आपने 3-4 इश्यूज की बात की है, मैं उनके ऊपर एक एक करके अगर आप चाहेंगे। मैं लोड शेडिंग पे देखें, 2013 के अंदर जब हमारी हुकूमत आई थी ना, तो लोड शेडिंग के पीछे बुनियादी वजह थी कि आपके पास कैपेसिटी मौजूद नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ साहब की विजन के तहत सस्ते तरीन प्लांट्स लगाए और तकरीबन 11-12 हजार मेगावाट की कैपेसिटी ऐड कर दी। आज प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हम लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं? वो ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है कि हम ईंधन खरीद के वो प्लांट चला सकें। गुजारिश ये विफाकी काबीना में आप हर रोज 3-4 नए वजीर, नए मुशीर ऐड कर रहे हैं और आप कहने खजाने में पैसे नहीं है। देखें गरीदा, मैं सेंसेशनलाइज खामखा की चीजें, उसका कितना खर्चा है वो आप निकाल दें। बिल्कुल एक ऑस्टेरिटी हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वॉर कैबिनेट होनी चाहिए। मैं जाती तौर पे आपके साथ अग्री करता हूं, पर मैं गुजारिश ये करूं, ये बहुत छोटे अखराजात हैं, बिल्कुल सिंबॉलिकली शायद ही हमें चुपते हो, पर आप अगर बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखेंगी तो शायद लेकिन अवाम का चाय पीना, अवाम के 2 कप चाय पीना आपको बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल, और अपनी विफाकी काबीना में इंक्लूजन आपको छोटी बात लगती है। बिल्कुल ना, मैंने आपको आज आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूं, अपने हर एक सवाल का, हर एक जो कमेंट मैंने आपके प्रोग्राम में दिया है, जब से मैं MNA बनाऊं, मैं उस चीज के ऊपर जिम्मेदारी के साथ आज भी आपको डिफेंड करने की मैं यहां पे तैयार हूं। पर गुजारिश है, मैं इस तरह से सेंसेशनलाइज इशू को नहीं करूंगा। देखें, मईशत इज अ वेरी सीरियस मैटर, आपको उसके मुताबिक लेना चाहिए। अब आपने चाय की बात कर दी, मैं इसका जवाब दे दूंगा और फिर मैं लोड शेडिंग पे आ जाता हूं। देखिए, चाय तंगी से बैठे हैं जवाब देने के लिए, आपकी हुकूमत के इत्तेहादी। मैं बिल्कुल चाय के ऊपर जो एहसन साहब ने कमेंट किया ना, वो एक सिंबॉलिक उन्होंने एक इशारा किया था कि जी आप $1 बिलियन की चाय इंपोर्ट करते हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा क्राइसिस है वो डॉलर का क्राइसिस है। तो उनका मतलब यह था कि जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, चाहे चाय के ऊपर हो, चाहे बड़ी गाड़ियों के ऊपर, इन चीजों को जिस हद तक हो सकता है घटाएं ताकि आप डॉलर प्रिजर्व कर सकें। तो उसके पीछे सोच को अप्रिशिएट करें। अगर उन्होंने सिंबॉलिकली चाय आपको पसंद है, उसके ऊपर उन्होंने इशारा कर दिया था, हम उसको कहेंगे कि वापस कर लें। अच्छा, लोड शेडिंग के ऊपर देखें, गुजारिश ये, तो एक चीज तय कर लें, आज जो सामना हमें जिस चैलेंज का है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है।
اس کی وجہ سے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں, انہوں نے LNG نہیں خریدی جب وہ $3 سے $4 کا کالر اویلیبل تھا. آج وہی جہاز $40 کا مل رہا ہے. اب $40 کے اوپر جب آپ لے کے آتے ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ساتھ اس کو بلینڈ کرتے ہیں, اس کے باوجود LNG کے اوپر جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے اندر صرف ایندھن کی کاسٹ $25 ہے. آج جو فرنس آئل کے اوپر بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس میں صرف ایندھن کی کاسٹ $30 سے زیادہ ہے. آج ڈیزل کے اوپر جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی صرف ایندھن کی کاسٹ $30 سے زیادہ ہے. تو آپ کی پول کی جو کاسٹ بن رہی ہے وہ $15-16 تو فیول کی کاسٹ بن رہی ہے. اس کے اوپر کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہے, پلانٹس کو چلانا ہے. تو جب تک آپ اپنی گورننس پرائیویٹ سیکٹر کی ٹھیک نہیں, یہ پاور سیکٹر کی ٹھیک نہیں کرتے, چوری کو کنٹرول نہیں کرتے, آپ پلفریجز کو کنٹرول نہیں کرتے, ریکوری بہتر نہیں کرتے, اپنی پیکنگ جو آپ کا میرٹ آرڈر ہے پلانٹس کا وہ ٹھیک نہیں کرتے, اور انڈیجنس فیولز کو لے کے نہیں آتے تاکہ آپ کا امپورٹڈ فیولز کے اوپر ڈیپینڈنس ختم ہو. کافی لمبی بات ہو گئی. جی میں باقی پارٹیسپینٹس سے بھی کرنی ہے بات, میں ختم کروں. جی میں صرف کولے کا ریٹ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. تو تیل کی بہت بات کرتے ہیں نا کہ $120 $115 کا ہے. آج جو کولا دنیا کے اندر کوئلہ جو تھا $100 پر ٹن ہوتا تھا, آج $350 پر ٹن ہے, جس کی وجہ سے کوئلے سے بنی بجلی بھی عمران خان نے آپ لوگوں کو انٹرنیشنل ہے. مارکیٹ تو یاد کروا دی. سینیٹر بہرمن تنگی صاحب, آپ لوگ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں اس حکومت کے جتنے نون لیگ ذمہ دار ہیں. وہ تو صفائیاں دے رہے ہیں اپنی, بٹ میرا پوائنٹ وہی ہے جو عمران خان نے آج کہا ہے کہ بھائی وہی کام آپ نے کرنے تھے تو آپ لوگ آئے کیوں؟ پھر تو آپ عمران خان کو بدنام ہونے دیتے نا. آپ لوگ وہی کام کیے جا رہے ہیں, چیزیں مہنگی کر رہے ہیں. اور یہ جتنی بھی تفصیل سے بتایا ہے علی صاحب نے, میں بالکل رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں ان چیزوں کو سمجھتی ہوں. لیکن ایک عام بندے کے پاس, آپ اپنے ووٹر کے پاس یہ کہانی لے کے جائیں نا میرے ساتھ کیمرے پہ, تو وہ 2 جوتے مجھے بھی مارے گا, وہ آپ لوگوں سے بھی ناراضگی کا اظہار کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اریدا آپ کی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئی تھنک دس از دا سیکنڈ شو ود یو. ایک اپوزیشن میں اور ایک گورنمنٹ میں. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ عمران کہہ رہے کہ جب میں مہنگائی لاتا تھا اور میری حکومت میں مہنگائی تھی اور آپ مہنگائی کو ہم کم نہیں کر سکتے تو پھر حکومت لینے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ ہمارا صرف ایک پوائنٹ تھا مہنگائی کا. میں ایک مثال دیتا ہوں پھر آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے جب طوفان آ جاتے ہیں نا رات کے وقت کسی وقت, تو ایک گھر میں اس میں جتنی برتن وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. اور جب صبح گھر کا مالک اٹھ جاتے ہیں نا یا مالکن اٹھ جاتی ہے تو وہ اپنی ان برتنوں کو اکٹھا کرتے, پھر انہیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دے, تو اس میں بھی مہینہ لگتا ہے. عمران نے 2 مہینے ہو گئے. عمران نے پاکستان پہ ایسا طوفان برپا کیا تھا کہ جس سے پاکستان کی اکانومی نہیں, جس سے پاکستان کی انسٹیٹیوشن نہیں, جس سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام نہیں, جس سے پاکستان کا مستقبل تاریخ ہوتا جا رہا تھا. سونامی مطلب ایسا سونامی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل وی آر دا ریسپانسبل. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں. ہم بالکل ذمہ دار ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کیا ہم مہنگائی کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتے, جن کے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں, اگر اس کو ہم ڈس آنر کریں, اگر ہم ان کی تباہی کو ابھی سامنے رکھ کر ملک کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں, مہنگائی نہ کرے, یہ اپنی پولیٹیکل سکورنگ کرے. لیکن اریدا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کیا عمران نے یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ لیں, اس نے پاکستان کی ایٹمی جو طاقت ہے اس کا سودا نہیں کیا تھا؟ اس نے $80,000 پہ اس کا سودا نہیں کیا تھا. اس نے پاکستان کو ڈپارٹ کرنے کے لیے کوشش نہیں کی تھی. اس نے IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ کو آنر نہیں کرتا. پاکستان کی ایٹمی طاقت کا سودا کیا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس قومی چینل سے کہ اگر وہ ڈس آنر اس لیے کر رہا تھا IMF کے ساتھ, اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اسی وقت ان کو سبسڈی دے رہا تھا تاکہ وہ ڈس آنر کرے, IMF ان کو سپورٹ نہ کرے, پاکستان دیوالیہ ہو جائیں. اور جب پاکستان دیوالیہ ہو جائیں, آپ کا پرسنل انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ اس طاقت کو جو پاکستان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے طاقت دی ہے, اس طاقت کو آپ پرسنل یوز کے لیے یا پرسنل دولت کے لیے آپ اس کو استعمال کریں. لیکن اریدا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس وقت جو کہہ رہے کہ ہم مہنگائی آپ کم نہیں کر سکتے تو مجھ سے حکومت کیوں لی؟ آپ کے پاکستان کی پوری دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا تھا. آپ کے ہمسائے ممالک آپ کے تعلقات نہیں رکھتے تھے. آپ کی اکانومی تباہی کی طرف جا رہا تھا. آپ کی پوری دنیا میں ایز اے پرائم منسٹر جب وہ جاتا تھا, آپ پاکستان کو وہ بدنامی کا سبب بنتا تھا. آپ کے 2 مہینوں میں فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزٹ کی. اس وقت میں بھی امریکہ میں تھا. میں یونائٹڈ نیشن میں میری سپیچ تھی مائیگریشن ایشوز پہ. اس سے جب سوال کیا کہ پرائم منسٹر کی وزٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, تو اس نے اپنی
जिद अना की सियासत नहीं की, उसने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के उसको जवाब दिया। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये एक इशू नहीं था कि वो महंगाई थी और या महंगाई खत्म हो रही थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात जो कि जो लोड शेडिंग की जो बात आप करें, मैं मुत्तफिक भी हूं लेकिन 70% नहीं हूं। देखिए, बेशक मुख्तलिफ चीजों से बिजली बनती है और वो महंगी है, लेकिन मैंने उस दिन बजट स्पीच पे बात की कि यहां पर पंजाब में पंजाब हाउस है जो प्राइम लोकेशन है, पंजाब हाउस है, केपी हाउस है, बलूचिस्तान सिंध हाउस, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर हाउस। आप जाएं मेरे साथ, वहां पे एमपीएस के लिए हॉस्टल है, बिजली कौन इस्तेमाल करते हैं मुझे पता नहीं है। और अनलिमिटेड आपका एक छोटा सा दुकान आप इस्लामाबाद में ऐसी प्राइम लोकेशन पे बनाते हैं तो उस दुकान से आप बिल्डिंग बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। जो हजारों कमरों पे मुश्तमिल बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो नुकसान में जा रहे हैं। ये मुझे बताइए कि कौन इस्तेमाल कर, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उसने वापडा की एक बंदे को 2 लाख रुपए पे खरीदा है और वो 2 करोड़ रुपए की बिजली माहाना इस्तेमाल करते हैं और वो 2 लाख रुपए वो अपने घर ले जाते हैं। इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो सीएनजी पंप्स है वो 3-4 करोड़ रुपए का माहाना मत के वो बेस जो चोरी करते हैं और जो एलएनजी के मत के जो 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 मुलाजिम है वो उसको 1 लाख रुपए माहाना देते हैं। इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, वी आर द रिस्पॉन्सिबल, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपने हाईलाइट की हैं। ये मैं कह रहा हूं कि अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर हम समझते हैं कि वी आर नॉट कैपेबल फॉर दिस पोजीशन। लेकिन फिर आप वो इमरान खान वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, नहीं आपने पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूं कि हम जिम्मेदार हैं और इंशाल्लाह इस वक्त जो हुकूमत में जो पॉलिटिकल विजन रखने वाले लोग हैं, हम पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को और अवाम को इन मुश्किलात से निकाले और इंशाल्लाह निकाले। ठीक है, और आपके जो इत्तेहादी हैं जो खासतौर पे कराची से ताल्लुक रखते हैं, कराची समेत बाकी सिंध से भी, जावेद हनी साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं जरा आमिर ज़िया साहब का पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रही हूँ। आमिर ज़िया साहब, आप एग्री करते हैं अली परवेज साहब और बहरामैन तोंगे साहब ने जो एक जस्टिफिकेशन दी है, और बहरामैन साहब ने कुछ हाईलाइट भी किया है कि कहाँ कहाँ पर मिसमैनेजमेंट बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से हो रही है। प्लस इमरान खान का कहना है कि जी हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, तब्दीली तो है ही नहीं। तो इमरान खान तो खुद अपने 3.5 साल 3.25 साल में तब्दीली ना ला सके, क्या 2 महीने में तब्दीली डिमांड करना, दिस इज फेयर क्वेश्चन? वरीदा, जो बुनियादी सवाल है वो ये कि जी ओरिजिनल सिन आपने किस्से कहानियों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई अलमिया होता है तो लोग कहते हैं जी ओरिजिनल सिन क्या था। हाँ। तो आप जिस सूरत हाल में खड़े हैं तो हमें सवाल करना चाहिए कि जी क्या था बुनियादी गुनाह, ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान इस नहज पर आ गया। एक तो ज़ाहिर है कि माजी करीब में कुछ वाकयात ऐसे हुए और उसके बाद आपको जरा सा लॉन्गर व्यू लेना पड़ेगा। माजी करीब में अगर हम बात करें तो जिस तरह से हुकूमत को हटाया गया, वो पहले भी आपके प्रोग्राम में कई मरतबा इस पर बात हो चुकी है, तो उसने बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए और मुल्क में अदम इस्तेकाम लाने का मूजिब बना। और क्योंकि 4 महीने तक आप लोगों ने, आप सुमरात के यहाँ पर पाकिस्तान में कोई इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर रहा था, उसकी वजह से जो रही सा दमखम था हमारी मैशत में वो खत्म हो गया और आज हम इस हालत को पहुंच गए। तो मैं ये समझता हूँ कि असल जो बुनियादी गुनाह है वो यही है कि जी आपने एक हुकूमत को उसके 5 बरस मुकम्मल नहीं होने दिए, क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ना सड़कों पर एहतजाज इस तरह कोई मूवमेंट नहीं चल रही थी, महंगाई थी लेकिन ज़ाहिर है कि मैनेज भी हो रहा था वो किसी ना किसी तरह। ये क़यामत नहीं टूटी थी जो आज टूट चुकी है। और उस जमाने में भी जो आज ये लोग बताते हैं ना कि जी वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इमरान खान भी ये कहा करते थे, उस वक्त तो इनका नुक्ता इतराज हुआ करता था। तो मतलब है कि एक हमें अपॉर्चुनिज्म नजर आता है उस वक्त की हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत में जो आज माशाल्लाह हुकूमत में है। अब जरा सा मैं लेकर आऊंगा ये जो पावर सेक्टर का बुहरान है, उस पर सब लोग बड़ी बात करते हैं। देखिए, जो ये पीएमएल नून अपने सर पे ताज सजाती है कि जनाब हम लोगों ने इतने सारा मतलब कैपेसिटी बिल्ड की, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि महंगे तरीन इन लोगों ने मतलब कोल फायर्ड प्लांट लगाए बाज़ जगहों पर। बाज़ जगहों के ऊपर जो एनर्जी मिक्स था वो ऐसा था कि जनाब वो सस्टेनेबल नहीं था पाकिस्तान के लिए। फिर उससे बड़ी बात ही कि हम इस्तेमाल करें ना करें, हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी है। तो उसकी, और उससे पहले अगर आप याद करें कि पीपल्स पार्टी का जो दौर जो पुराना एक गुजरा है, आईपीपीज में महंगे तरीन जो थे सौदे किए गए, जिसके ऊपर खुद नून लीग एतराज किया करती थी। तो हमारा जो इसका एनर्जी सेक्टर का बुहरान है उसकी तवील तारीख है और उसको हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस तरह नहीं कि जनाब ये मतलब पीटीआई ने यूं कर दिया,
اب ہو کیا رہا تھا, LNG پہ اگر آپ سستی, آپ نے معاہدے بھی کیے کیونکہ ورلڈ پرائسز بڑھ گئی تھی, تو انہوں نے جب پاکستان کو انہوں نے ڈیفالٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہم جرمانہ دے دیں گے لیکن ہم آپ کو نہیں پہنچا رہے. میں یہ بھی ہوا ہے. اور اگر مطلب ہے آنےسٹ ہم لوگوں کو بات کرنی چاہیے, تو میرے خیال میں مجھے جو دکھ ہوتا ہے اور ہم سب کو ہونا چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو تعلیم یافتہ پاکستان ہے اور ایک عام پاکستانی ہے, اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے. لوگ جو ہے بڑا ڈسلوژنڈ ہیں, اور وہ نظام کے ساتھ میں بتا رہا ہوں, وہ آپ کی قومی اسمبلی کے ساتھ, وہ اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ, آئین کے ساتھ, کیونکہ آپ دیکھیں مسئلے حل نہیں ہو رہے لوگوں کے. لوگوں کے مسئلے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی دینی ہے, قربانی عام آدمی دیتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جناب یہ اگر آپ اسٹیرٹی یعنی کہ کفایت شاری کریں گے تو پیسے زیادہ نہیں بچنے, لیکن اگر یہ بھی بڑی گاڑیوں سے اتر کے علامتی طور پہ چھوٹی گاڑیوں میں آ جائے, ان کے تو اسی طرح کے للے تللے ہمارے حکمرانوں کے. آپ دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں چائے کے کپ ہم بالکل چھوڑ دیں گے چائے. آپ ایسا کریں کہ پجیرو سے اتر آئیں, آپ پراڈو سے اتر آئیں, آپ جناب چھوٹی گاڑیوں میں سفر کرتے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر وزیر جو ہوتا ہے ایک چھوٹا افسر 19 گریڈ کا, اس کے ساتھ یہاں پہ کراچی میں پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے 20 گریڈ کا, اور وہ اگر آپ سگنل پہ گاڑی روکے تو ہارن بجا کے کہے گا جناب آپ راستہ چھوڑیں ہمارے لیے. ایک اس ملک میں طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, لا قانونیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری رولنگ ایلیٹ جو ہے گلے گلے ملوث ہے. ایک عام پاکستانی کی زندگی جیرن ہو گئی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی عیاشیاں جو ہیں حکمرانوں کی وہ اسی طرح قائم ہے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ گرمیوں کا دور ہے نا, کرتا پیجامہ پہن کر آئیں, شلوار دھوتی پہن کر آئیں, اسمبلی کے اجلاس کریں, اسی مت چلائیں. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ ہمارے گھروں میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہے, ہمارے گھروں میں مطلب ہے پانی پینے کا نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لیکن آپ کا اسی تو چل رہا ہے. آپ کی تو مطلب ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس اس میں بجلی آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں وہ صرف ہم ہی کو تو نہ ملے درد کی دولت, آپ کو بھی ملنی چاہیے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس. یہ لوگ عوام کے اس طرح کے نمائندے نہیں ہیں, اس طرح سے ان کو دکھ درد نہیں ہے, صرف لفاظی ہے ان کی. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس. بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ نے باتیں کی ہیں اور دل کو جا کے لگی ہیں. علی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. جاوید حنیف صاحب آپ سے بعد میں, جاوید حنیف صاحب کا ٹائم بھی آ چکا ہے. جاوید حنیف صاحب سوری تھوڑی تاخیر کے ساتھ آپ کے پاس آنے کا, لیکن جاوید حنیف صاحب کے پاس ہی جا رہی ہوں میں. جی جاوید صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی شکریہ. جی معذرت ایک تو کافی تاخیر سے آپ کے پاس آنے کے لیے, لیکن ایم کیو ایم کی اس وقت سٹینس کیا ہے؟ آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں اتحادی بن کے اس حکومت کے ساتھ معاہدے پہ عمل نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اسی طرح کی باتیں آپ لوگ عمران خان کے دور میں بھی کیا کرتے تھے. جاوید حنیف صاحب دیکھیں, ہم ایک چھوٹی پارٹی ہے, ریجنل پارٹی ہے ہماری, اور ہم اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک. ہمارا مین پرپز یہ ہے کہ سندھ کے اربن ایریاز کو امپاور کیا جائے. ٹھیک. ایسا نظام بنایا جائے کہ جہاں ہمارے لوگ جو ہیں ان کو بھی اس پارٹیسپیشن کا احساس ہو, جس ملک کی ڈیموکریسی ہے اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہو, ان کا اختیار ہو, وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکیں. صرف یہ ایک ایسا شہر بن کے نہ رہ جائے جہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے کلونیل اسٹائل کے اندر اور وہاں کچھ خرچ نہیں کیا جاتا. جب تک آپ امپاور نہیں کریں گے یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ دنیا بھر میں ریکگنائز ہے کہ جناب جب تک لوکل لوگ اپنے مسائل کو خود مینیج نہیں کریں گے دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں, ہم نے چاہے ہم نے پی ٹی آئی سے کیا ہو, چاہے پیپلز پارٹی سے کیا ہو, پی ایم ایل این سے کیا ہو, کسی سے بھی کیا ہو, ہمارا مین تھرسٹ ہمیشہ یہی رہا کہ ہم کراچی کے لوگوں کو, سندھ کے اربن ایریا کے لوگوں کو, جو ہمارے ووٹ بینک ہے, ان کو امپاور کریں. وہاں ایک ایسا نظام لے کے آئیں جو لوگوں کو اپنا اختیار ملے, وہ اپنے مسائل کو حل کر سکے. لیکن اب انفارچونیٹلی کراچی جو ہے ایک سونے کی چڑیا ہے, اس کو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ یہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے لے چلی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ ایکسٹریکٹ کرتی ہے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں بھائی ہمارے شہر کے شہر کا کیا ہوگا, ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا, ہمیں کیوں اختیار کیوں نہیں دیتے, ہمیں فائنینشیل پاور کیوں نہیں دیتے, ہمیں ایڈمنسٹریٹو پاور کیوں نہیں ملتے, ہم یہ بات کرتے ہیں تو آئیں بائیں شاید چلتا ہے. ہر ایک سے ہم نے معاہدے کیے. ہمارا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ شہر کے لوگوں کو امپاور کیا جائے. پی ٹی آئی سے بھی یہی ہم نے کہا تھا, 3.5 سال ہم انتظار کرتے رہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ بھی جو ہم نے معاہدہ کیا اس کے بنیادی نکات یہی ہیں. بنیادی نکات اس کے یہ ہیں کہ جناب آپ اربن ایریاز کے, مطلب ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ جی بہت کوئی, ہم بہت زیادہ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے 3rd tier آف دی گورنمنٹ ہے. ہمارا آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ ان کو فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل پاور ڈیوالو کی جائے ان کو. پھر سپریم کورٹ نے ایک بڑا اسپیسیفک آرڈر کر دیا, اس نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس کے اندر. بالکل ٹھیک بات ہے. کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس میں ڈیفائن کر دیا. اب وہ ہم نے معاہدہ کیا,
और उस मायदे के निकात यही हैं कि जनाब 140A को इम्प्लीमेंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे। जावेद साहब सॉरी आपको जावेद साहब आपको इंटरप्ट करें, ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे अपनी इजाजत से एक ब्रेक लेने दें, वापस आके आपसे ही जवाब लेंगे ताकि तसल्ली से आप जवाब दे दें कि अभी नून लीग पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट से अब आपके एतराजात क्या हैं, और अली परवेज मलिक साहब से भी जवाब लेंगे जो आमिर ज़िया साहब ने क्वेश्चन रेज किए हैं। सेनेटर बहरा तुंगी साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ सेनेटर बहरा तंगी साहब, अली परवेज मलिक साहब, आमिर ज़िया साहब और जावेद हनीफ साहब। जावेद साहब, क्योंकि आपने वो मुआहदा ड्राफ्ट किया है जो आपका इस मखलूत हुकूमत के साथ हुआ, जिससे पहले आपने इमरान खान की हुकूमत छोड़ दी, आप चूंकि उस मुआहदे के ड्राफ्ट करने वाले हैं, तो अब ये बताएं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात, आपके एतराज़ात हैं क्या नून लीग पीपल्स पार्टी से? देखिए, हमारा पहला तो इशू ये है कि जो हमने एक लोकल गवर्नमेंट, जो हमारा तय हुआ था कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनेगा, उस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज हैं अकॉर्डिंग टू 140A और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो डिवॉल्व होके लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में आएंगी। ठीक है। अब जो हमारा निगोसिएशन चल रही है इनके साथ, हमें शुबा तो नहीं है जो इनकी टॉप लीडरशिप है, हमारा मुआहदा उनके साथ, हमारा गिला बिलावल साहब के साथ है। हमारे जो एग्रीमेंट हुआ बिलावल साहब ने साइन किया है। अब इनकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की लीडरशिप जो है, जिनके अपने बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं शहर के साथ, वो उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करने दे रहे हैं। रोज एक नई कहानी लेके आते हैं, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, डेवोल्यूशन के खिलाफ है। यही वो लोग हैं जो कहते हैं 18th अमेंडमेंट के तहत डेवोल्यूशन करने के लिए इन्होंने आसमान उठाया हुआ था कि जी फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार ट्रांसफर करो, डिवॉल्व करो। ठीक। आज जब डिवॉल्व करने की बात आती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ये डिवॉल्व करके आपने लोकल गवर्नमेंट को देना है, आप बाय बाय शाय करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उस मुआहदे पे बिलावल साहब के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के, वजीर आजम शहबाज शरीफ के भी दस्तखत, तो आपके बाकियों से भी इसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात हैं? देखिए, हमने बड़े नेक नियति से हमने पूरे मुल्क की लीडरशिप के साथ बैठकर ये मुआहदा किया था। ठीक है, हम पीटीआई के साथ पहले मुआहदा कर चुके थे और जहां से हमें कोई दादरसी हमारे शहरों की नहीं हो रही थी। इस मर्तबा हमने पूरे मुल्क की लीडरशिप के साथ मुआहदा किया था। मेन मुआहदा जो पीपल्स पार्टी के साथ था, उसके ऊपर पूरे मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सब ने उसके ऊपर साइन किए थे। मीनिंग देयर बाई को सारे ना सिर्फ इत्तेफाक करते थे, वो गारंटर भी थे उसके। अब जब हम निगोसिएशन कर रहे हैं, हमारा जो बुनियादी हम जो बात कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने 14 इदारे बाय नेम लिख दिए हैं अपने ऑर्डर के अंदर के ये डिवॉल्व होने चाहिए, सिविक इदारे हैं ये इनके म्युनिसिपल इदारे हैं, इनको डिवॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो जावेद साहब अभी इनको डिवॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो जावेद साहब आप अभी इंतजार करेंगे, वेट एंड सी, या आप लोग कोई अल्टीमेटम, कोई डेडलाइन की तरफ आएंगे टुवर्ड्स द गवर्नमेंट? ये पॉलिटिक्स में इसमें 2+2 इस तरह नहीं होता कभी भी कि जी हम कोई अल्टीमेटम, हम हमारा देखें, हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में काम कर रहे हैं, मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, इनके मुल्क के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। आपने भी बहुत सारी बातें की जो क्यों गवर्नमेंट चेंज हुई कोई हो, तो प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, मुल्क का वफाद, मुल्क की तमाम चीजें सारी हमारे मद्देनजर होती हैं। हम कोई नी जर्क सोल्यूशन के ऊपर नहीं जाएंगे, ना रिएक्शन पे जाएंगे इस तरीके से। हम बात कर रहे हैं, बात मुसलसल बढ़ेगी, निगोसिएशन आगे बढ़ेंगे होगी, और हमें उम्मीद है कि जब ये टॉप लीडरशिप जो बैठेगी, और हमें जो पीपल्स पार्टी की खास तौर पर जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की जो मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, या हमारी लीडरशिप का जो इंटरेक्शन हुआ, हमने फील किया कि वो लोग बहुत सिंसियर है इसके बारे में। ठीक है, मजीद भी जो हमारी बातचीत होती है वो सिंसियर है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम नीचे जाहिर है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट जहां होता है वहां प्रॉब्लम आती है, उसको ओवरकम करना है और इंशाल्लाह उसको ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है, ये आपका इसका जवाब सेनेटर बहरा तुंगी साहब देंगे। बट अली परवेज मलिक साहब, जो आमिर ज़िया साहब ने बड़े चुभते हुए, बड़े दुखते हुए पॉइंट्स रेज किए थे, आप लोगों के बड़े बड़े पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स, एसी चल रहे होते हैं, पेजोरों में आप लोग फिर रहे हैं, धोती शलवार क्यों नहीं पहन के आते आप लोग? एसी बंद कर दें अपने, नंबर 1। नंबर 2, ये उन्होंने कहा जी महंगे तरीन प्लांट्स आपकी नून लीग ने लगाए, LNG सस्टेनेबल नहीं थी, आप लोगों ने लगाए, कैपेसिटी पेमेंट के, IPPs के महंगे सौदे पीपल्स पार्टी ने किए। प्लस अभी गैलप का एक सर्वे आया है, उसमें मोर देन 60% अवाम नाराज हैं इमरान खान को हटाए जाने पे। देखें गरीदा, बात यह है कि मुझे ये रोना धोना समझ नहीं आ रहा कि जी हमें क्यों निकाला। ये जो ये बहस चल पड़ी है ना, हमने तो नहीं निकाला, कानून के तहत जो आइन के अंदर प्रोविजंस मौजूद थी, अगर वो इनके इमरान खान साहब के इत्तेहादी उनका बोझ लेके नहीं आगे चलना चाहते थे और वो उस चक्कर के अंदर हुकूमत गिर गई, इसमें हमें किधर कटहरे में खड़ा कर रहे हैं? जाएं जाके अपने इत्तेहादियों से पूछें जाके, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता ना। हम तो पार्लियामेंट के अंदर, इट इज अ नंबर्स गेम, जिसके पास कोalition के पास नंबर्स मौजूद होंगे वो हुकूमत बनाएगा, ये हमारा
दस्तूर कहता है, अगर किसी की ख्वाहिश या उसका किसी की कोई ख्वाब टूट गया तो मैं उसका कोई अजाला नहीं कर सकता। अब गुजारिश ये है कि आपने कहा कि जी जो नई हुकूमत आई है उससे लोगों की बदहाली के अंदर कोई बेहतरी नहीं आई, तो इसलिए क्या करना चाहिए। मैं आपको एक बुनियादी फर्क बताता हूं कि देखें आउटलुक के अंदर, हुकूमत की आउटलुक के अंदर क्या फर्क है। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत के अंदर आते हैं तो उस वक्त जो पहला बजट बनता है उसके अंदर जरा देख लें, जो इनडायरेक्ट टैक्स जिसका सारे का सारा बोझ जो होता है गरीब आदमी के ऊपर होता है, क्योंकि वो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा उन चीजों के ऊपर सर्फ करता है, और उसकी जो रेशियो थी डायरेक्ट टैक्सेस के साथ वो देख लें कि पहले दिन क्या थी और इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई तो क्या सूरत हाल थी। आज जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट दिया है उसके अंदर मुझे बताएं तो सही ना कौन से इनडायरेक्ट मेजर्स लिए गए हैं जिसका बोझ ज्यादा गरीब आदमी के ऊपर होगा। सारे के सारे जो कल बिजली आप लोगों ने 8 रुपए महंगी की है, ये कौन पे करेगा? क्या गरीब बंदा पे नहीं करेगा? नहीं, देखिए मैं बिजली के ऊपर आ रहा हूं, आपने टैक्सेशन की बात करी, बिजली की कीमत को मैं अलग आपसे बात कर लेता हूं। जो टैक्सेशन के मेजर्स हैं उसके अंदर मुझे एक बता दें जिसका बोझ या इंसिडेंस जिसका जो है गरीब आदमी के ऊपर है। रियल एस्टेट को आप टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, कैपिटल गेन्स को आप टैक्स नेट के अंदर लेके आ रहे हैं, आप अमीर आदमी के ऊपर आपने सुपर टैक्स लगाया, आपने इस किस्म के मेजर्स दिए, तो ओरिएंटेशन के अंदर बहुत फर्क है। अब जो आमिर जिया साहब ने बात की पावर सेक्टर की बदहाली के अंदर, अब इन्होंने बातें क्या की, इन्होंने 3 बुनियादी इल्जामात लगाए हैं और एक आपने जो उस पर ऐड कर दिया कि बिजली महंगी हुई तो उसकी वजह से क्या करना है। तो जो आपका पहले सवाल है मैं उसका जवाब दे देता हूं। देखें ये जो 7 रुपए से बिजली महंगी हुई है ना, ये नहीं है कि जो पिछले महीने आपका टैरिफ था उसके ऊपर 7 रुपए और ऐड हो रहे हैं। ये हर महीने जो फ्यूल की कैलकुलेशन होती है, क्योंकि अब दुनिया के अंदर ईंधन महंगा हो गया, तो सिर्फ उस एक महीने के लिए मेरे ख्याल से ये मई का मंथ था, 7 रुपए की ईंधन की कॉस्ट एडिशनल लोड की जाएगी और अगले महीने उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। पावर प्लांट्स आप ही लगा कर गए हैं ना? मैं आ रहा हूं ना। अगर मुझे अब आमिर जिया साहब ने 3 बातें की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे महंगे पावर प्लांट्स लगा के गए, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ हमारे पे डाल के गए, और इन्होंने कहा तीसरी के फ्यूल जो चॉइस थी वो गलत थी। अब तीनों के ऊपर जरा मेरा जवाब सुन लीजिएगा। कहते हैं जी सबसे एक्सपेंसिव प्लांट्स लगाए गए, आप जाके देख लें कि हिस्टोरिकली जो प्लांट्स लगे हैं दुनिया के अंदर $1 मिलियन पर मेगावाट उसका नंबर है जिसके ऊपर ये लगे हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जो ये प्लांट्स लगाए थे वो $5.5 लाख पर मेगावाट से कम लगे हैं, और ये प्लांट्स दुनिया के सस्ते तरीन कैपिटल आउटले के साथ लगे। ये मैं फैक्चुअली चैलेंज करके जा रहा हूं, मैं नीम हकीमों वाला यहां पे कोई काम नहीं करना चाहता, ठीक है। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि जी कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ है, जिसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो आपके सप्लायर्स की तरफ तो बायस्ड थे। तो गुजारिश ये 1 सेकंड के लिए मुझे बताएं कि दुनिया से कोई भी इन्वेस्टर उठ के उन प्लांट्स को लगाने के लिए पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आया, कि अगर वो इतने लुक्रेटिव प्लांट्स थे क्यों वो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो सीपेक मोड के अंदर लगे हैं, और चाइनीज को आपको घसीट के लाना पड़ा कि जी आए आके हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें। तो अच्छा उसके बाद इसलिए आपको उनको स्ट्रक्चर उस तरह से करना गया, और ये पहली दफा नहीं हुआ। और अगर ये जाके थोड़ा सा हिसाब बनाएंगे ना और देखेंगे महीने की बिजली की कंजम्पशन है 10 से 12 बिलियन यूनिट्स पर मंथ, अगर उसी कैपेसिटी को जिस तरह से आपकी मईशत ग्रो कर रही है आप 10-12% से बढ़ा लें, क्योंकि आपकी पावर कंजम्पशन पर कैपिटा बेसिस पे इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, तो आप उस कंजम्पशन के ऊपर कैपेसिटी चार्ज को डिवाइड कर लें और देख लें कि क्या सूरत हाल आती है। लॉजिकल जवाब दे रहे हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं अब आपको आखिरी बात कहते हैं फ्यूल चॉइस गलत थी। तो आज भी शायद खाकान अब्बासी साहब का जो LNG कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर ईंधन की कॉस्ट निकाल लें और सारे प्लांट्स चला लें, आपको आज भी फाइनेंशियली वाइबल है। अगर आप सियासत करें मुल्क के मफादात के ऊपर, इमरान खान साहब 2 साल नहीं कहते रहे कि शायद खाकान अब्बासी ने हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंसा दिया और उसको स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट लेने चाहिए थे, तो आज आके जवाब देना कि $40 के ऊपर मैं गैस क्यों खरीद रहा हूं। तो गुजारिश ये है उस वक्त यू नीडेड अ शॉर्ट फिक्स आपको थर्मल प्लांट्स के जरिए मिल सकता है, और वो आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ टाई किया, जिसकी वजह से आज भी आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है। इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अगर आप बात करें, बिल्कुल आपको अपने इंडिजिनस सोर्सेज जो है डेवलप करने हैं, उसके लिए आप सारा बोझ बादशाह डैम ना बनाने का मेरे पे डालना चाहती हैं, और किसी डैम का ना बनाने का अगर आप बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे डालना चाहती है, और इमरान खान बरियो जिम्मा है क्योंकि आमिर जिया साहब को पसंद है, तो मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकता। गुजारिश ये है जब आप 18 घंटे की लोड शेडिंग के अंदर हो, यू नीड अ शॉर्ट फिक्स, आप उसको रिजॉल्व करें, साथ साथ अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें और सिचुएशन को सस्टेनेबल बना लें। और शायद खाकान अब्बासी का लंबी बात होगी, नहीं आप पूछें कि शायद नहीं, देखें गुजारिश ये फैक्चुअल चीजें
प्लांट कितने का लगता है, उससे सस्ता प्लांट दुनिया में कहीं लगा है जिस पर शहबाज शरीफ ने लगाया है। आज शाहिद खाकान अब्बासी के कॉन्ट्रैक्ट में कितने की एलएनजी आ रही है, वो फाइनेंशियली वाइबल है कि नहीं है, और आज स्पॉट पे इमरान खान की वजह से कितने के ऊपर लेके आ रहे हैं। 6 मिनट्स हो गए आपके बोलते हुए, मुस्तफा जवाब देते हुए। नहीं, माजरत नहीं, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। ना मैंने नहीं, तो फिर इसके आपने लॉजिकल जवाब दिया। अली परवेज मलिक साहब की बात आपने सुन ली, आमिर जाद साहब से इसका जवाब लेंगे, एनर्जी सेक्टर का जो अली परवेज मलिक साहब ने जवाब दिया है। लेट्स टेक शॉर्ट क्लिप ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर जाद साहब, आपको इमरान खान पसंद है? भाई बड़ा मजे के इल्जाम लगाए इन्होंने। देखिए हम तो सहाफी, हमें सब पसंद है। हमें तो ये मतलब है, अली साहब भी बहुत पसंद है और पीपल्स पार्टी भी बहुत पसंद है और पीटीआई भी पसंद है ना। लेकिन हमारा जो काम होता है बतौर सहाफी, जो गरीदा भी करती है और मैं भी करता हूँ, कि हम जब इतराज उठाते तो फौरन इल्जाम हम पे लगता है कि जी आप फला का साथ दे रहे हैं। भाई हम उनका साथ नहीं, इमरान खान की हुकूमत होती तो हम उस पर तनकीद कर रहे होते। तनकीद बराए तनकीद ना होती, वो मतलब है हमें अगर कहीं झोल नजर आता तो करते। मुझे आपके में झोल नजर आया, मैंने कोई एक नंबर भी गलत बोला है और आप मुझे बता दें। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी हमने तअम्मुल से बात की। देखिए एक ये एनर्जी सेक्टर में तो मैं गरीदा से दरखास्त करूंगा कि अलग प्रोग्राम कर लें, फिर हम फोकस उसी पे करें। हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करें। खैर मैं सिर्फ एक डिस्कशन कह दूं कि कोल फायर्ड जो आपने पावर प्लांट्स लगाए थे, एक तो दुनिया में ऑब्सलीट हो रहे थे, पुराने प्लांट्स बाल जगह पे लगाए गए, इंपोर्टेड कोल पे लगाए गए, जो कि मतलब और उसको ला के पंजाब में, यानी कि ऑल द वे फ्रॉम एलएनजी की मैंने तो बात की है, कोल का तो मैं बाद में जवाब दे देता हूँ, एलएनजी पे बात करें सर। अच्छा आमिर साहब, कोल की बात नहीं की मैंने, के दोस्त की अगर मुझे थोड़ी सी अगर उस पर बात करने की आप गरीदा इजाजत दें अभी या बाद में, तो मैं मशकूर हूँ। एनर्जी सेक्टर तो पूरा एक प्रोग्राम का मुतकादी है, तो अगर आप कहें तो अभी बात कर लूँ या बाद में? जी अभी करें, अभी करें सर, जवाब मिलना चाहिए। दीजिए जी। मैं एमक्यू पे बात करना चाह रहा हूँ। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि वो शेर है ना कि बीमार हुए जिसके सबब उसी तार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का यही आलम है। कुछ दिन पहले तक ये सीएम हाउस के खिलाफ बाहर मुजाहरा कर रहे थे, वहां पे इनके साथियों पे डंडे पड़ रहे थे, आंसू गैस के शिकार थे। उससे पहले मैंने खुद इंटरव्यू किया, नो कॉन्फिडेंस आने से पहले, आमिर खान साहब का रिटर्न है। उन्होंने कहा जी अब तक हमसे जितना बेहतर सलूक कराची के साथ पीटीआई ने किया है, किसी ने नहीं किया। ऑन द रिकॉर्ड है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी ऑन द रिकॉर्ड है। मैं बात करूं कुछ दिन पहले नो कॉन्फिडेंस आने से, ऑन द रिकॉर्ड है ये। उसके बाद यकायक जो है मतलब है कि इनकी वो रंग बदल गया। अच्छा आप ये देखें कि ये जो मैं समझता हूँ, मुझे इजाजत है कहने की, कि एमक्यूएम ने एक बदतरीन, मैं समझता हूँ कि इन्होंने मौका परस्ती का सबूत दिया, मफाद परस्ती का सबूत दिया। क्योंकि पहले एमक्यूएम जब छोड़ा करती थी, पहले मूड बनाती थी, वो कहती थी जी हमें ये इतराज है और फलां। इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, एकदम तारीफ करते करते ये दूसरी तरफ फ्लिप करके चले गए। उसकी वजह से आप देखें कि कराची के जो पढ़ा लिखा तबका है वो इनसे नाला है। उन्हें पता है कि कराची के साथ अगर जो भी, सिर्फ कराची के साथ नहीं, अर्बन सिंध की बात नहीं कर रहा, रूरल सिंध के साथ भी जो मिसमैनेजमेंट हुआ पीपल्स पार्टी ने किया है, और ये उन्हीं से समझते हैं कि जाकर ये उनसे हक लेंगे। इनकी तो मासूमियत पे फिदा जाइए आप। मैं तो हैरान हूं कि एमक्यूएम ने किस तरह से, और उस पर ही कहते हैं कि जनाब हमने कराची के हकूक के लिए बात की। माफ कीजिए कि नहीं की आप लोगों ने कराची के हकूक के लिए बात। आप लोगों ने जो एमक्यूएम ने अपना जो भी इस वक्त पैंतराबाजी की है, उसका खमियाजा इन्होंने 240 में देखा। मजबूत तरीन नशीद में 65 वोटों से बड़ी मुश्किल से जीते। ये कराची के अवाम का रद्द-ए-अमल है। ठीक है, नींदें उड़ जानी चाहिए। ठीक है आमिर साहब, आपकी इन बातों का जवाब एमक्यूएम से लेते हैं, लेकिन जो एनर्जी सेक्टर पे अली परवेज साहब ने जवाब दिए हैं उससे आप मुतमईन हैं? आमिर साहब, जावेद साहब आपकी तरफ आ रही है, एक सेकंड जावेद साहब, एक सेकंड, बहुत सारी स्टेटमेंट हो गई है। जावेद साहब एक तरफ मैंने ये कहना है कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर ना एक बड़ा एक सीरियस प्रोग्राम है, उसमें हम बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी टाइम भी कम रह गया है, ये तो बता दें आज स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट का कितने का हम ले रहे हैं, अभी टाइम मेरे पास कम रह गया है। के कॉन्ट्रैक्ट के तहत एलएनजी कितने की आ रही है, और कोविड के टाइम पे आपका कॉलर कितने का ऑफर हो रहा था, बता देना सर। इतनी आप प्रोफेशनल ऑनेस्टी का बताएं। अभी पूरा प्रोग्राम करें और आप बैठ जाते हैं। आप मुझे बताएं, अली साहब मुझे मॉडरेट करने दें। ये तो कोई बात नहीं है, प्रोफेशनल ऑनेस्टी का तकाजा है कि आप बताएं कि आपके साथ बैठने को तैयार है, वो तैयार है बैठने को आपके साथ। नेक्स्ट प्रोग्राम आपके और आमिर साहब के साथ गिला किया कि मैंने 8 मिनट का जवाब दिया। मैं उनसे 3 फैक्ट्स पूछ रहा हूँ। एलएनजी का स्पॉट रेट आज आगे बढ़ने दें, जावेद साहब ने एक जवाब कितने की लेके आया, आगे बढ़ने दें, अली साहब आगे बढ़ने दें, जावेद साहब की तरफ जाने दें। दिस इज माय टर्न, जावेद साहब जी
जी जावेद साहब, अच्छा तुंगी साहब की टर्न थी, लेकिन जावेद साहब, ज़िया साहब ने बहुत सारी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है। हर किस्म पहली बात इन्होंने कहा कि पीटीआई का इशू इन्होंने रेस किया। पीटीआई के साथ हम 3.5 साल उनको हम सिर्फ प्रॉप करते रहे, हम गवर्नमेंट में लेके आके बिठा के हमने हमारे वोटों पर वो गवर्नमेंट करते रहे। ठीक, क्या करके दिया उन्होंने कराची के लिए, क्या करा हमारे लिए? ये आप आमिर खान जहां तक ये सुन ले, मैं उसका भी जवाब देता पूछ रहा है, वो बताएंगे, भी जवाब देता हूँ, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। मशहूर हो रहे थे कि जी सेंसस के ऊपर बड़ा ऑपरेट किया और बहुत सारी बातें बता रहे थे जी। देखिए बात सुने, या तो पुराने बयान गलत है आपके रहनुमाओं के, आज गलत है भाई। एक मिनट मेरी बात तो सुन लिया आप, मेहरबानी करके मेरी बात सुन लिया। उसके अंदर देखिए हम हैं शरीफ शुरफा, हम किसी को छोड़ के भी जाते हैं तो उसके लिए अच्छी बात करते हैं। हमने उनके लिए अच्छी बात करी, आज भी हम उनके लिए अच्छी बात करते हैं। अच्छा ठीक है, हम गालियां नहीं देते। ठीक। जहां तक बात आपने किया पीपल्स पार्टी के साथ, आप मुझे बताए हमारा इशू क्या है? हमारा इशू है इस शहर के सूबे के लोगों का इशू है। 18th अमेंडमेंट के बाद इख्तियार किसके पास है? जावेद साहब जरा किससे बात करेंगे क्विकली, क्योंकि टाइम का प्रोग्राम का ये टाइम किससे हम बात करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट का लॉ किसने बनाना है? लोकल गवर्नमेंट का लॉ प्रोविंशियल असेंबली ने बनाना है, उनके पास हमने जाना है। इसके अंदर यहाँ आप सही कहते हैं, सब लोग कराची वालों के साथ जुल्म करते हैं, पीपल्स पार्टी भी करती है, पीटीआई ने भी किया, पीएमएलएन ने भी किया। ठीक, लेकिन हम किसके पास जाए? ठीक, हम लड़ाई लड़े, खड़े हो जाए, बागी हो जाए, क्या करें? हम इन्हीं लोगों से मिलना है ना, हमने इनसे ही बात करनी है ना, इनसे ही मिलेंगे ना इख्तियार, किससे मिलेंगे? आमिर साहब आप बार-बार छेड़ रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। आप मुझे बताएं क्या सोल्यूशन है? प्रोग्राम का कम रह गया है, बताएं किससे एनर्जी सोल्यूशन सेक्टर पे है? आपने नून लीग को चल रहा है, जवाब ही नहीं फौजों से दिया। बात करें, कहते हैं अलहदा शो करो, डेमोक्रेटिक फोर्सेस से ही बात कर दी है ना हमने। जावेद साहब आपने उठा के इल्जाम दे दिया, आपके शिकवे, आपके तहफ्फुज़ात बजा। मुझे बताए मैं कहां पे जाऊं, किसके पास जाऊं? ठीक, ये आवाम पीपल्स के पार्टी के पास जाऊंगा ना, ये पीपल्स पार्टी वाले यहाँ बैठे हुए। बोलने देता कि वो सब मैं किसके पास जाऊं? अच्छी बात है, मतलब आवाम के कहना पास, बड़ा आराम आवाम के से, पास। आप बैठे हैं ना यहाँ से दूर बैठे, आपको पता ही नहीं है इस शहर का प्रॉब्लम क्या है, आपको पता ही नहीं है लोगों के साथ क्या होता है। मैं भी कराची में बाशिंदा हूं, कराची में रहता हूं, जिंदगी में। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है और बैरमन तुंगी साहब ने अपना टाइम भी जावेद हनीफ साहब को दे दिया। किसके पास जाऊं? जरा मुझे सजेशन दे, मैं अपने लोगों के काम के लिए किसके पास जाऊं? जावेद साहब अभी तो आप गवर्नमेंट में, रात की बेबसी देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कह देना कि आमिर ज़िया साहब के पास चले जाएं, उनके पास हर चीज का हल है, उनके पास हर चीज का हल है। आमिर ज़िया साहब एलएनजी को भी जानते हैं, पावर सेक्टर को भी जानते हैं, एमक्यूएम को भी जानते हैं। मतलब तस्लीम करने को बुरी बात नहीं है, मतलब जब आप इनसे भी लड़ रहे होते हैं, गलती क्या गवर्नमेंट में होते हैं, इनसे भी लड़ रहे होते हैं, सबसे लड़ रहे होते हैं। अच्छा जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी पार्टिसिपेशन का। आमिर ज़िया साहब, के दौर में सारे लोकल जावेद हनीफ साहब, सेंटर बैरमन तुंगी साहब और अली परवेज मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुंगी साहब आपसे माजरत के साथ कि आपको वक्त बहुत कम मिला, क्योंकि बाकी डिबेट बहुत फायरी हो रही थी। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।